Problem 9.1. One hydrogen reacts with iodine at 25 डिग्री टू फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड बाय रिवर्सिबल रिएक्शन उसने दे दिया। ये वो कह रहा है ये इक्वेशन है। द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन हाइड्रोजन की, आयोडीन की और HI की उसने ये दे दी। कह रहा है कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन। पहले तो सबसे पहले हमने क्या करना है, KC की इक्वेशन लिखनी है। KC की इक्वेशन क्या है, HI का स्क्वायर ओवर H2 और I2। अब इसमें जो जो उसने वैल्यूज दी हैं वो पुट कर दो। HI की वैल्यू क्या दी है उसने 0.49 और 0.49 लिख के ऊपर उसका स्क्वायर भी हमने लेना है। इसी तरह I2 की वैल्यू भी पुट करो और H2 की भी पुट करो, फिर उसका उनको आपस में पहले स्क्वायर लेके फिर नीचे मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके आंसर जो आएगा वो आंसर लिख दो कैलकुलेटर से, आसान। इसी तरह वो कह रहा है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया 9.2 में हैबस प्रोसेस से हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन रिएक्ट रिवर्सिबली इतने टेम्परेचर पे, ये इक्वेशन है और कंसंट्रेशन दी हुई है। वो कह रहा है KC की वैल्यू निकालो। सबसे पहला काम क्या करना है, KC की जो हमने इक्वेशन लिखनी है, अमोनिया उसका स्क्वायर, नीचे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का स्क्वायर, इनकी जो जो वैल्यू हैं वो पुट कर दो। अब उसने अमोनिया की वैल्यू हमें क्या दी हुई थी कंसंट्रेशन में 0.113, वो लिखी, उसका स्क्वायर ले लिया। और नीचे उसने नाइट्रोजन की क्या दी हुई थी वो पुट की, हाइड्रोजन की वैल्यू पुट की, उसका क्यूब लेके उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया और फिर जो ऊपर वैल्यू आई थी उससे डिवाइड करके आंसर निकाल दिया। और यूनिट भी साथ लाजमी लिखना है। रिएक्शन बिटवीन PCl3 एंड क्लोरीन टू फॉर्म PCl5 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब उसने KC की वैल्यू हमें दे दी है, अब इसमें थोड़ा सा उसने चेंज किया। अब वो कह रहा है द व्हेन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 एंड Cl2 आर इतनी है, तो व्हाट इज़ द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ PCl5। यानी अब उसने PCl3 की भी हमें दे दी है, Cl2 की भी दे दी है और KC दे दिया है। अब वो कह रहा है PCl5 की बताओ। हमें कौन सा, एक ही इक्वेशन है, हमने आसानी से निकाल लेनी है। हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है लेकिन फंसना नहीं है। अब देखो KC की वैल्यू, सबसे पहले काम ही यही कर रहे हैं, KC की इक्वेशन लिखो। KC की इक्वेशन क्या होगी, PCl5 ऊपर आएगा, PCl3 नीचे और नीचे साथ Cl2 उनका स्क्वायर ब्रैकेट। अब यहाँ से हमने निकालना क्या है, PCl5। PCl5 को एक साइड पे रहने दे और KC और PCl3 और Cl2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। KC की वैल्यू क्या थी 0.13, उसने ऊपर दी हुई थी 0.13 और PCl3 की क्या थी 10 और Cl2 की क्या थी 9। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा PCl5। अब देखो इस सवाल में उसने हमें फंसाने की कोशिश ये की कि उसने हमें कहा KC बता दिया और क्या था PCl5 निकालो। अब हम यहाँ पे गलती करते हैं कि जल्दी जल्दी जो KC की वैल्यू है गलती से PCl5 की जगह पुट करके और आंसर हम KC का निकाल के बैठ जाते, तो सवाल गलत हो जाता। तो ये आपने बात याद रखनी है कि KC उसने दे दिया, निकालना क्या है, पहले सवाल को अच्छी तरह पढ़ना है। PCl5 उसने कहा निकालो, तो हमने कहा कोई मसला ही नहीं है, इक्वेशन लिखी, KC उधर ही था, इधर से PCl3 और Cl2 नीचे, इन दोनों को आपस में पहले ही मल्टीप्लाई कर लो। 10 और 9 मल्टीप्लाई होकर क्या होगा 90 को उधर जाके 0.13 से ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर क्या आ जाएगा, जो आंसर आएगा वो आपने लिख देना। अब तक जो हमने पढ़ा पूरे चैप्टर में उसको एक समराइज़ करते हैं कंसेप्ट डायग्राम में। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप के होते हैं। एक इरिवर्सिबल जो कंप्लीट हो जाते हैं, जो रिवर्स नहीं हो सकते, एक होते हैं रिवर्सिबल जो वापस आ जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं और टेक्स प्लेस इन बोथ डायरेक्शन। और एक और पॉइंट इसमें ऐड कर लें कि रिवर्सिबल किस में होता है, क्लोज्ड फ्लास्क में, और इरिवर्सिबल कब हो जाता है, ओपन फ्लास्क में। अगर रिएक्शन रिवर्सिबल हो भी सकता है ना, तो अगर हम उसको ओपन फ्लास्क में कर दें तो वो खुद ब खुद इरिवर्सिबल बन जाएगा क्योंकि गैसेस निकल जाएंगी। तो इक्वल अगर दोनों डायरेक्शन में हो रहा है तो एक स्टेज आ जाती है जब हम कहते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बराबर हो जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, KC। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट किसके, एक्टिव मैसेज के, किसके, रिएक्टेंट्स के, रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के। अब आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन बराबर हो जाए, केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट और स्टेट उसको हम कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है, जो रिएक्शन बोथ डायरेक्शन में हो, लेफ़्ट टू राइट भी और राइट टू लेफ़्ट भी। डबल एरो से हम इसे शो करते हैं, कभी भी कंप्लीट नहीं होता, क्लोज्ड फ्लास्क में होता है, ओपन में नहीं होता, ये आपने बताना है। डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है कि रिएक्शन हो तो रहा होता है लेकिन हमें लग रहा है कि रुक गया, तो वो हमें क्यों लग रहा होता है, क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। वाई एट इक्विलिब्रियम स्टेट रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, क्यों नहीं स्टॉप होता, क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों हो रहे होते हैं। हमें ये लग रहा होता है कि स्टॉप हो गया लेकिन एक्चुअल में स्टॉप नहीं हुआ होता। तो ये आंसर्स जो भी आपको आपके टीचर्स ने
या आपके कोऑर्डिनेटर्स ने जो भी आपको लिखवाए हुए हैं आपने वहाँ से करना है, ये हेल्पिंग बुक जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, बस समझ लें आप। व्हाट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिव मास एंड रेट ऑफ रिएक्शन? एक्टिव मास और रेट ऑफ रिएक्शन में क्या रिलेशन है? लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? डायरेक्ट रिलेशन है। रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एक्टिव मास ऑफ रिएक्टिव सब्सटेंसेस। अब वो कह रहा है डिराइव इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। ये अभी आगे एक न्यूमेरिकल भी है, उसमें भी मैं इक्वेशन आपको बना के दिखा दूंगा, और ये आपकी एग्जांपल भी है आपकी बुक के अंदर। राइट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन। अब एच आई है प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स होती है हमारे पास कैसी, एच आई का स्क्वायर हो जाएगा 2 मोल, और नीचे क्या आ जाएगा H2 और I2। दूसरे सवाल में देखो ऊपर 2 प्रोडक्ट्स हैं, वाटर भी और CH4 भी, एक ब्रैकेट में हम CH4 लिखेंगे, दूसरी में वाटर, मोल उनके एक एक हैं तो कोई पावर नहीं आएगी, नीचे CO लिखेंगे और 3H2 लिख के ऊपर उसका स्क्वायर लिख देंगे। हाउ कैन यू नो दैट अ रिएक्शन हैज़ अचीव एन इक्विलिब्रियम स्टेट? हमें कैसे पता चलेगा? जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाएंगे। न्यूमेरिकल्स हैं, आज न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। पहला न्यूमेरिकल है, उसकी वो स्टेटमेंट जो है वो मैं आपकी बुक से पढ़ देता हूँ। डीकम्पोजिशन ऑफ डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, डाई का मतलब क्या होता है? 2 नाइट्रोजन N2O, डाई नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये कंपाउंड है। इसकी डीकम्पोजिशन होती है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, और रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, जिसकी मैंने जो है इक्वेशन आपके सामने लिख दी है। वो कह रहा है अब सबसे पहले आपने क्या करना है, सॉल्व कैसे करना है न्यूमेरिकल, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ कि पेपर में आपने किस तरह सॉल्व करना है। वो कह रहा है सबसे पहले आपने लिखना है, ये मार्कर से लिखना है आपने, गिवन डाटा हमारे पास क्या है। वो कह रहा है कंसनट्रेशन ऑफ N2O, इस तरह करके स्क्वायर ब्रैकेट में N2O हमारे पास क्या है, कंसनट्रेशन उसकी 1.1 मोल पर dm³। दूसरा वो कह रहा है कंसंट्रेशन ऑफ N2 एंड O2। N2 की पहले लिखो, N2 की वो क्या बता रहा है, 3.9 मोल पर dm³, और O2 हमारे पास वो दे रहा है 1.95 मोल पर dm³। इस तरह आपने ये लिख लिया। उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है टू फाइंड, कि हमने फाइंड क्या करना है। ये जो मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ न्यूमेरिकल का, ये आपने केमिस्ट्री में भी अप्लाई करना और फिजिक्स में भी। जो आपको सवाल में गिवन डाटा हो वो आपने यहाँ पे लिखना है इस तरह। टू फाइंड जो आपने निकालना है वो क्या है, वो कह रहा है Kc निकालो, इस तरह करके आपने लिख देना, और फिर यहाँ पे आपने लिखना है सॉल्यूशन, कि हम इसे फाइंड कैसे करेंगे, सॉल्यूशन। अब आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ये सबसे पहले हमारे पास ये इक्वेशन है, इसको पकड़ लो, सॉल्यूशन निकालते हैं। Kc की वैल्यू निकालनी है। Kc क्या होता है, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स। Kc हमारे पास क्या है, इस तरह करके प्रोडक्ट्स, ये लिख दो तो बेहतर है, ओवर रिएक्टेंट्स। अब हमारे पास प्रोडक्ट्स क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखो, N2 है और उसके कितने मोल हैं, 2, ऊपर लगा दो स्क्वायर, मल्टीप्लाई क्या है O2, वैसे का वैसे, नीचे क्या आएगा रिएक्टेंट क्या है हमारे पास N2O, कितने मोल हैं उसके, 2, ऊपर लगा दो स्क्वायर। अब अंदर पुट कर दो वैल्यूज, वैल्यू क्या क्या दी हुई है उसने तरतीब से, N2 की जगह 3.9 मोल पर dm³, उसका स्क्वायर भी लेना क्योंकि इसका 2 मोल है, और ऑक्सीजन की उसने कितने दी हुई थी 1.95 मोल पर dm³। नीचे N2O की उसने कितनी दी हुई थी 1.1 मोल पर dm³, इसका स्क्वायर भी हमने लेना है। अब ये देखो आपने यूनिट भी साथ निकालने हैं, भी निकालने हैं, तो बेहतर है कि पहले यूनिट्स को सॉल्व कर लो। इस पे भी स्क्वायर है मोल पर dm³ पे, इस पे भी स्क्वायर है मोल पर dm³ पे, ये कैंसिल हो गया, आपके पास यूनिट सिर्फ ये आएगा आंसर में। बाकी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो कैलकुलेटर से। आपने इस सवाल को एक ही स्टेप में ख़त्म नहीं कर देना। ये देखो पहले, अब ये 3, हाँ अब आपने गलती ये करते हो कि अब हमने जो है ना यूनिट्स के लिए तो इनको कट करके देख लिया, तो अब आप कहते हो कि ये स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो गया, हालांकि ये स्क्वायर कैंसिल नहीं हुआ,
ये कैंसिल सिर्फ हमने यूनिट्स के लिए किया, इस नंबर से तो अभी उसने मल्टीप्लाई होना है। तो पहले आपने सबसे पहले इसका स्क्वायर लेना है, स्क्वायर लोगे तो उसका आंसर आएगा 15.21, उसको मल्टीप्लाई करना है 1.95 से, वो मल्टीप्लाई करोगे। उसके बाद नीचे आपने पहले स्क्वायर ले लेना है, 1.1 का भी स्क्वायर था, वो करोगे तो उसका 1.21 आंसर आएगा। फिर 15.21 और 1.95 को मल्टीप्लाई करोगे, ये आंसर आएगा, उसको डिवाइड करोगे 1.2 पे, फिर ये, तो आपके स्टेप्स बढ़ जाएंगे। जितने स्टेप्स बढ़ेंगे उतने आपके नंबर लेने के चांसेस बढ़े। अब एक कन्फ्यूजन हो रही है यहाँ पे कि जब आप यूनिट्स निकालने के लिए उसको कट करोगे ना, तो आप गलती से ये समझोगे कि हमने स्क्वायर कट कर दिया, तो आप नंबर्स में भी स्क्वायर नहीं लोगे। इसलिए इसका बेहतरीन हल ये है कि आप यूनिट अलहदा लिखो और नंबर अलहदा लिखो। ये देखो 3.9 इसका स्क्वायर लिखो, साथ 1.95 लिखो और नीचे 1.1 इसका स्क्वायर लिखो। अब साथ इनके यूनिट लिख दो अलहदा अलहदा। अब इसका यूनिट क्या था पहले का, मोल पर डी एम क्यूब का स्क्वायर, मोल पर डी एम क्यूब का स्क्वायर। दूसरा क्या था, मोल पर डी एम क्यूब, और तीसरा क्या था, मोल पर डी एम क्यूब का स्क्वायर। अब इसको काट दो, पीछे बच जाएगा मोल पर डी एम क्यूब। अब इनको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो तो आसानी हो जाएगी। अगर आप चाहते हो कि नहीं इस तरह नहीं लिखना, तो उसका फिर बेहतरीन तरीका ये है कि आप इस तरह लिख के ना 3.95 मोल पर डी एम क्यूब। अब जब आपने इसका स्क्वायर लिखना है ना, तो इसको नीचे अब मैं पूरा लिख के दूँ 1.1 मोल पर डी एम क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1.95 मोल पर डी एम क्यूब। यहाँ पे इसका स्क्वायर भी था, तो आपने इसको कट ना करो, इसको ज़बानी कर लो। ज़बानी देखो, अब आप यहाँ पे मोल पर डी एम क्यूब का स्क्वायर है, यहाँ पे भी मोल पर डी एम क्यूब का स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर से कट हो गया, पीछे क्या बच गया, मोल पर डी एम क्यूब। तो आप इसको ज़बानी कर लो, तो इस जो है कैलकुलेटर से डिवाइड करके यूनिट ज़बानी करके लिख दो। अगर आपसे वो नहीं होता तो आप फिर वो कर लो, इस तरह कर लो, ये बेहतर तरीका है। अब इस क्वेश्चन में उसने हमें ये इक्वेशन नहीं दी, ये इक्वेशन हमने खुद लिखनी है। उसने हमें सिर्फ स्टेटमेंट दी है, तो देखते हैं इक्वेशन कैसे बनानी है। वो कह रहा है जब नाइट्रोजन रिएक्ट करता है हाइड्रोजन से तो अमोनिया बन जाता है। अब उसने उसकी वैल्यूज़ दे दी, अब हमने इक्वेशन बनानी खुद है। अब एक तो ये है कि रट्टा मार लें जो हमारी किताब में बनी हुई है, एक ये है कि समझ लें। अब हमेशा ये देखो, नाइट्रोजन उसने बताया N2 होगी, नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में, कभी भी नाइट्रोजन अकेली नहीं होगी, N2 और हाइड्रोजन गैस H2। अमोनिया का फार्मूला याद रखना है NH3, ये बनेगा। अब इसको बैलेंस करना हमने सीखना है। यहाँ पे कितने N है, 1, इधर कितने हैं, 2, तो हमें इधर कितने चाहिए, 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इधर होगा 2, इधर भी 2, ये तो हो गया बैलेंस। इधर कितने हैं हाइड्रोजन, 3 और 2 6, और इधर कितने हैं 2, हमें कितने चाहिए 6, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब बैलेंस देखो, नाइट्रोजन 2, इधर 2, 3 और 2 6, और इधर भी 6। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन। अब आगे हम सवाल देखते हैं। पहले इक्वेशन बनाना सीख ली, अब आगे सवाल की तरफ। डाटा उसने हमें क्या दिया, उसने हमें कहा है कि जो नाइट्रोजन है ना, वो हमारे पास है 0.31 मोल पर डी एम क्यूब हाइड्रोजन, और के सी की वैल्यू उसने अब हमें दे दी है। अब उसने हमें फंसाने की कोशिश की है, ये हमने पहले प्रॉब्लम भी एक इस तरह की है। और अब वो कह रहा है कि NH3 की जो कंसनट्रेशन है वो हमें बताओ। सबसे पहले तो हम के सी की इक्वेशन लिखनी है। पहला काम जो हमारा सबसे पहला क्या है, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट क्या है, NH3 स्क्वायर ओवर N2, और अमोनिया हाइड्रोजन का क्यूब, 3 मोल थे उसके। वैल्यूज़ पुट करने से पहले आप ऐसा करो कि इक्वेशन को एक साइड पे लेके चले जाओ। हमने क्या निकालना है, NH3 का स्क्वायर, हम इसको एक साइड पे रहने देंगे और KC के साथ इन दोनों को जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो KC वो दोनों उधर डिवाइड हो रहे थे, इधर आके क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, क्या N2 इस तरह, और H2 का क्यूब। किसके बराबर आ जाएगा, अमोनिया का स्क्वायर। अब हमने यूनिट्स में निकालना है, यूनिट्स हम एन पे निकालते हैं। के सी की वैल्यू उसने क्या दी हुई थी, 0.5, और N2 क्या था 0.31, और H2 क्या था
50 क्यूब किसके बराबर होगा, NH3 के स्क्वायर के। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, पहले इसका क्यूब ले लेना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो मैं भी आपको निकाल कर दिखाता हूँ कैलकुलेटर। अब हमने सबसे पहले 0.5 का क्यूब लिया, आंसर ये आया। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ये आंसर आया 0.019375। ये क्या था, अमोनिया की कंसंट्रेशन का स्क्वायर। अब बच्चे यहाँ पे ये लिख के छोड़ के आंसर चले जाते हैं, सवाल हल हो गया, कभी भी नहीं। NH3 उन्होंने हमसे पूछा क्या है, NH3 की कंसंट्रेशन बतानी है, उसके स्क्वायर की नहीं बतानी। यहाँ पे उसका स्क्वायर है। अब सबसे पहले स्क्वायर रूट लेना दोनों साइड पे, ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसर, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, कैलकुलेटर पे आंसर आएगा 0.139 जो कि 1.14 के बराबर है। और आंसर के साथ यूनिट क्या आएंगे, मोल पर डीएम क्यूब। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि क्या है, अमोनिया की कंसंट्रेशन। तो हमेशा एक चीज़ की कंसंट्रेशन के यूनिट क्या होते हैं, मोल पर डीएम क्यूब। केसी के यूनिट तो चेंज हो सकते हैं लेकिन इसके नहीं। अगर फिर भी आपको जो है ना, आपको दिल की तसल्ली नहीं हो रही तो हम यूनिट भी निकाल लेते हैं। अब यूनिट निकालने कैसे हैं, इनके साथ साथ यूनिट लिखो। इसके क्या थे, केसी का यूनिट क्या उन्होंने दिया हुआ है हमें, ये मोल, इधर नीचे लिख लेते हैं, मोल -2 और DM6, ये थे केसी के यूनिट ऊपर। अब हमने किसके लिखने हैं, N2 के। N2 का क्या था, मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब। और साथ हमने किसके लिखने हैं, H2 का क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब का क्यूब। ये किसके बराबर होगा, NH3 के स्क्वायर की यूनिट के। अब आ जाओ, इनको मल्टीप्लाई करो, ये क्या हो जाएगा, पहले इसको सॉल्व करो क्योंकि ये तो पहले खुला हुआ है ना। मोल -2 DM6 मल्टीप्लाई बाय मोल पर डीएम क्यूब मल्टीप्लाई बाय, क्यूब को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, मोल 3, ये अंदर आके इधर ये मोल पे भी 3 आ जाएगा, और DM -3 मल्टीप्लाई बाय 3 -9, ये इसके बराबर है। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, पहले मोल को देखो, मोल कितना है, -2, मल्टीप्लाई होंगे तो आपस में ऐड होना ना पावर, यहाँ पे पावर 1 और यहाँ पे 3 और 1 कितना होता है, 4 -2 2, तो मोल क्या आ जाएगा, मोल स्क्वायर। अब डीएम देखो, डेसीमीटर। अब यहाँ पे डीएम क्यूब देखो क्या था, -9 और -3, क्या होगा, -9 माइनस माइनस प्लस, -9 और -3 -12 +6, क्या हो जाएगा, -6, 12 -6 -12 +6 कितना हो जाएगा, -6। अब अगर आपने पहले इन दोनों को करना, 6 - 3 +3 +3 -9, प्लस माइनस क्या होता है, -9 में से 3 निकालो, क्या हो जाएगा, -6। तो ये आ गया हमारे पास आंसर किसका, NH3 के स्क्वायर का। अब हमने इसका स्क्वायर रूट खत्म कर, स्क्वायर रूट लेना, स्क्वायर खत्म करना, यहाँ से भी 2 खत्म हो जाएगा और 3 खत्म होकर क्या रह जाएगा, मोल पर डीएम क्यूब। ये किसका आ जाएगा, NH3 के यूनिट का। बेहतर है कि आप ये याद रख लो कि एक्टिव मास क्या होता है, मोलर कंसंट्रेशन, और हमेशा किसके बराबर होती है, मोल पर डीएम क्यूब के ही बराबर होती है। आपके चंद MCQs भी हैं, जो MCQs हैं उनको भी कवर कर लेते हैं जल्दी जल्दी, मैं यहीं पे मार्क करता जाता हूँ। पहला MCQs है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन आर द फॉलोइंग एक्सेप्ट प्रोडक्ट्स। अच्छा, वो कह रहा है कि रिवर्सिबल रिएक्शंस की फॉलोइंग जो है ना, नीचे दी गई एग्जांपल में से 3 जो हैं वो खसूसियात हैं और एक जो नहीं है वो आपने टिक करनी है। अब हम पढ़ते हैं, प्रोडक्ट्स नेवर कंबाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स। नहीं, ये तो हो जाता है रिवर्सिबल में कि जब प्रोडक्ट्स दोबारा मिलकर रिएक्टेंट बना देते हैं, उसी को तो रिवर्सिबल कहते हैं। तो पहली लाइन ही गलत है। दूसरा ऑप्शन पढ़ें, दे नेवर कंप्लीट, बिल्कुल कंप्लीट नहीं होते, हमें पता है। दे प्रोसीड इन बोथ वेज, बिल्कुल दोनों बोथ वेज में होते हैं। दे हैव अ डबल एरो, बिल्कुल डबल एरो से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला ऑप्शन जो कह रहा है कि नेवर कंबाइन प्रोडक्ट, ये तो इरिवर्सिबल की बात है। रिवर्सिबल में तो प्रोडक्ट्स कंबाइन करके रिएक्टेंट्स बना देते हैं। अब उसके बाद तीसरा MCQs है आपका सिलेबस में, वो कह रहा है इसकी आपने 2A + B और 3C, इसकी आपने KC की वैल्यू लिखनी है। तो वो बहुत आसान है, C की 3 मोल हैं, C का क्यूब ऊपर आ जाएगा, नीचे A के 2 मोल हैं, A का स्क्वायर और B आ जाएगा। तो इसका D ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 4 है व्हेन अ सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम स्टेट, तो क्या होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इक्वल। नहीं, कभी भी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बराबर नहीं होंगे। जिस जगह पे होंगे ना वो कांस्टेंट हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। ये ज़रूरी नहीं कि जितना रिएक्टेंट है उतना ही प्रोडक्ट हो, ये भी हो सकता है कि रिएक्टेंट ज़्यादा हो प्रोडक्ट कम हो उस स्टेज पे जब इक्विलिब्रियम हो। लेकिन ये है कि जितना भी होगा ना वो फिक्स हो जाएगा, उससे कम ज़्यादा नहीं होगा। अगर रिएक्टेंट 70 ग्राम है, प्रोडक्ट 30 ग्राम है इक्विलिब्रियम पे, तो वो वही जो है ना रेशो वही रहेगी, ना इससे बढ़ेगी ना कम होगी। ये ज़रूरी नहीं है कि 50 ही रिएक्टेंट हो और 50 ही प्रोडक्ट हो, ये कभी भी ज़रूरी नहीं है। वो कह रहा है ऑपोजिटिंग रिएक्शंस स्टॉप, बिल्कुल भी स्टॉप नहीं होते। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बिकम्स वेरी लो, नहीं, रिवर्स रिएक्शन और फॉरवर्ड रिएक्शंस का रेट बराबर होता है इक्विलिब्रियम पे। डी ऑप्शन जो है ना ये आपका बिल्कुल ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, फिफ्थ जो क्वेश्चन है जो एक्टिव मैस के मुतालिक, वो कह रहा है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ठीक है, देखते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मैस, बिल्कुल ठीक है। एक्टिव मैस इज टेकन इन मोलर कंसंट्रेशन, बिल्कुल अभी हमने पढ़ा। एक्टिव मैस इज रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स, बिल्कुल ठीक है। और डी ऑप्शन में क्या कह रहा है एक्टिव मींस टोटल मैस ऑफ द सब्सटेंस, बिल्कुल नहीं। एक्टिव मैस मैंने आपको लॉ ऑफ मैस एक्शन में पढ़ाते हुए बताया था कि एक्टिव मैस टोटल मैस कभी भी नहीं होता है। एक्टिव मैस सिर्फ वो वाला मैस होता है जो पार्टिसिपेट करता है, जो एक्टिव होता है, टोटल नहीं। सिर्फ एक्टिव मैस जो रिएक्शन कर रहा होता है वो टोटल मैस नहीं होता, उसका थोड़ा सा हिस्सा होता है जो एक्टिव होता है। तो ये डी ऑप्शन होगा फिफ्थ का। उसके बाद हमारे पास बाकी MCQ नंबर 9 है जो आपके सिलेबस में है। एट डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। ए ऑप्शन है रिएक्शन स्टॉप, बिल्कुल नहीं स्टॉप होता। बी ऑप्शन है अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इक्वल, नहीं, अभी मैंने समझा दिया कि अमाउंट कभी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बराबर नहीं होगी, जितनी भी होगी वो फिक्स हो जाएगी। स्पीड बराबर हो जाएगी फॉरवर्ड और रिवर्स की। सी में स्पीड और फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन आर इक्वल, बिल्कुल ठीक है, सी ऑप्शन। डी कह रहा है रिएक्शंस कैन नो लॉन्गर भी रिवर्स, नहीं, रिएक्शंस रिवर्स हो सकते हैं, फॉरवर्ड भी हो रहा है रिवर्स भी हो रहा है, लेकिन उनकी स्पीड जो है वो बराबर हो रही है। उसके बाद आपका 12 MCQ है नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन रिएक्ट, जो हमने बार बार पढ़ा। वो कह रहा है व्हाट विल बी प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, तीनों प्रेजेंट होंगे। NH3 भी होगा, नाइट्रोजन भी होगा और हाइड्रोजन भी। 13 में वो कह रहा है फॉर अ रिएक्शन बिटवीन PCl3 एंड Cl2 PCl5 बन जाता है। यूनिट्स ऑफ KCr, KC के यूनिट बताओ। तो ये हमने एग्जांपल भी की है, वहाँ से आप देख लो एग्जांपल। लेकिन अगर फिर भी आपको ये समझ नहीं आती तो मैं भी समझा देता हूँ। PCl5 ऊपर आ जाएगा, प्रोडक्ट है, नीचे क्या आ जाएगा PCl3 और Cl2। PCl3 के मोल पर DM³ और PCl5 के मोल पर DM³ कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर 1 और नीचे क्या बात जाएगा मोल पर DM³। जब मोल पर DM³ को हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा मोल -1 और DM+3। तो ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपका चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट हो गया।